राजस्थान में कावेरी नाम की एक औरत अपनी 3 बेटियों और पति के साथ रहती थी। कावेरी का पति एक हादसे में अपने दोनों हाथ और पैर खो चुका था, इसलिए वो चादर ओढ़ के पूरा दिन बिस्तर पर पड़ा रहता था। घर का पूरा खर्चा अकेले कावेरी ने ही उठा रखा था। कावेरी की तीनों बेटियों ने इसी साल स्कूल खत्म किया था। उन्हें कॉलेज में एडमिशन करवाना था, लेकिन कावेरी के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो तीनों बेटियों का एडमिशन एक साथ कॉलेज में करवा सके। माँ, कॉलेज में एडमिशन की डेट खत्म होने वाली है, क्या हम कॉलेज में एडमिशन नहीं करवाएंगे? बेटी, तीनों का एडमिशन एक साथ करवाना मेरे लिए संभव नहीं है, लेकिन फिर भी तुम चिंता मत करो। मैं अभी जमींदार के यहाँ से कुछ कर्ज मांग कर लाती हूँ। फिर कावेरी अपनी तीनों बेटियों का कॉलेज में एडमिशन करवाने के लिए जमींदार के घर पर कर्ज मांगने चली जाती है। सेठ जी, मुझे 60,000 रुपए की जरूरत है। मुझे अपनी बेटियों का एडमिशन करवाना है। मुझे आपसे कर्ज चाहिए सेठ जी। ठीक है, ले लो पैसे, लेकिन याद रखना 1 साल के अंदर अंदर तुमने अगर पैसे वापस नहीं लौटाए तो तुम्हें उसका दुगना पैसा चुकाना पड़ेगा। ऐसे ही जितना समय बीतता जाएगा तुम्हारे पैसे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, मुझे मंजूर है। इसके बाद जमींदार कावेरी को 60,000 रुपए दे देता है। कावेरी जमींदार का धन्यवाद करके अपने घर चली जाती है और अपनी बेटियों से कहती है, बेटियों, ये लो पैसे और तीनों अपना अपना एडमिशन कॉलेज में करवा लो। कावेरी की तीनों बेटियां कॉलेज में एडमिशन तो करवा लेती हैं, लेकिन जब वो कॉलेज जाना शुरू करती हैं, तो वहाँ पर बहुत ही खूबसूरत लड़के और लड़कियाँ थे। उन सभी के बीच में तीनों बहनों को बहुत अजीब सा महसूस होता है। तभी सबसे बड़ी वाली बहन बोलती है, अनन्या, यहाँ तो सबने इतने अच्छे कपड़े पहन रखे हैं और हमारे कपड़े देखो, उनके आगे तो हम भिखारी की तरह लग रहे हैं। कहीं ये लोग हमारा मजाक न बना दें। अरे नहीं दीदी, मेरे ख्याल से यहाँ पर किसी को किसी से कोई मतलब नहीं होता होगा। वो आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी उनके पास एक अंजलि नाम की बहुत ही खूबसूरत लड़की अपने फ्रेंड सर्कल के साथ आती है और कहती है, हेलो, मेरा नाम अंजलि है। वैसे तो तुम तीनों के चेहरे देखकर तीनों बिल्कुल बहन लग रही हो। जी, हम तीनों बहनें ही हैं। बाय द वे, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें नहाना धोना नहीं सिखाया क्या? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मतलब ये कि तुम तीनों कितनी लो स्टैंडर्ड लग रही हो। तुम्हें पता नहीं है कि जब हम बाहर जाते हैं तो हमें अच्छे कपड़े पहनकर जाना चाहिए। उसके बाद अंजलि उन तीनों बहनों को क्लास में लेकर जाती है और पूरी क्लास में अनाउंसमेंट कर देती है, पूरी क्लास मेरी बात कान खोल कर सुन ले। कोई भी इन तीनों लड़कियों से दोस्ती नहीं करेगा और अगर किसी ने इन तीनों गवार से दोस्ती की तो वो मुझसे बात नहीं करेगा। अंजलि एक बहुत ही सुंदर लड़की थी, साथ ही बहुत घमंडी भी थी। उसके पापा कॉलेज के प्रिंसिपल थे। उसे इस बात का बहुत घमंड था। सारी क्लास वाले अंजलि से बात करने के लिए उसके आगे पीछे घूमते रहते थे, क्योंकि अंजलि ने सबको तीनों बहनों से बात करने के लिए मना किया था। तो पूरी क्लास में कोई भी तीनों बहनों से बात नहीं करता था। इतना ही नहीं, सभी लोग मिलकर तीनों बहनों को परेशान भी किया करते थे। उसी कॉलेज में एक 2nd ईयर में पढ़ने वाला बहुत ही ज्यादा डैशिंग और स्मार्ट आकाश नाम का लड़का भी पढ़ता था। आकाश की स्मार्टनेस पर पूरा कॉलेज मरता था, लेकिन आकाश किसी को भाव तक नहीं देता था। अंजलि भी आकाश के पीछे पागल थी, लेकिन आकाश अंजलि को भी कुछ नहीं समझता था। इसी तरह कुछ समय बीतते गए। तीनों बहनों को कॉलेज में पढ़ते पढ़ते पूरा 1 साल हो गया, लेकिन इस 1 साल में उन्हें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा।
दीदी, अगर मुझे पता होता कि कॉलेज के लोग इतने गंदे होते हैं तो मैं कभी भी यहाँ पर एडमिशन नहीं करवाती। ये लोग हमारा कितना मजाक बनाते हैं। कोई बात नहीं छोटी, माँ ने हमें यहाँ पढ़ने के लिए भेजा है। हम मन लगाकर पढ़ाई करेंगे और वैसे भी एग्जाम्स आने वाले हैं, जी जान लगाकर मेहनत करना। फिर क्या था, एग्जाम्स हुए और तीनों बहनों ने टॉप किया। तीनों बहनों ने टॉप किया, ये देखकर अंजलि बहुत जल गई। अंजलि से ये बात बर्दाश्त ही नहीं हुई कि तीनों गवारों ने टॉप कैसे कर लिया। अंजलि मन ही मन सोचती है, वैसे कॉलेज में एनुअल फंक्शन होने वाला है। फंक्शन में पहनने के लिए इन तीनों बहनों के पास कपड़े तो होंगे नहीं। मैं वहीं इनका मजाक बनाऊंगी, पूरे कॉलेज के आगे इनकी खूब बेइज्जती करूंगी, तब इनको समझ में आएगा। उसके बाद फिर से अंजलि अपने सभी फ्रेंड्स के साथ तीनों बहनों के पास जाती है और उनसे बोलती है, ओ तीनों हीरोइन, कॉलेज में एनुअल फंक्शन होने वाला है, क्या पहनकर आ रही हो तीनों? वही फटे पुराने कपड़े या कुछ अच्छा? अंजलि की ये बात सुनकर उसके सारे फ्रेंड्स भी जोर जोर से हंसने लगते हैं। ये देख तीनों बहनों को अपनी बहुत ज्यादा बेइज्जती भी होती है। उसके बाद वो बिना कुछ कहे कॉलेज से बाहर आ जाती है और घर जाते वक्त अनन्या कहती है, हमारे पास तो सच में पहनने के लिए कोई भी कपड़े नहीं है। कॉलेज के फंक्शन में अंजलि हमारा बहुत मजाक बनाने वाली है। तुम सही कह रही हो अनन्या, देखो अब क्या होता है। अनन्या और वीरा ये बात कह ही रही थी कि तभी सबसे छोटी वाली बहन बोलती है, दीदी क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कोई जादू हो, कोई परी हमें आकर सुंदर सुंदर गाउन दे दे? अरे नहीं पगली, ऐसा बस कहानियों में होता है, असली जिंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं होता। वीरा इतना कह ही रही थी कि तभी आसमान से एक परी उतरती है। परी को आता देखकर छोटी वाली बहन बोलती है, अरे दीदी देखो परी आ गई। तीनों बहनें परी को देखकर हैरान हो जाती हैं। लड़कियों हैरान मत हो, मैं वही परी हूँ जो तुम्हारी मदद करेगी। कॉलेज के एनुअल फंक्शन में पहनने के लिए मैं तुम तीनों को बहुत ही सुंदर सुंदर गाउन दूंगी। फिर क्या था, परी ने अपनी छड़ी घुमाकर 3 गाउन प्रकट कर दिए और तीनों बहनों को एक एक गाउन दे दिया। गाउन पाकर तीनों बहनें बहुत खुश हुई। तभी अनन्या ने कहा, अरे वाह, ये गाउन तो बहुत ही लाजवाब है। अब देखते हैं वो अंजलि की बच्ची हमारा मजाक कैसे बनाती है। अनन्या, ये गाउन सिर्फ दिखने में ही सुंदर नहीं है, ये जादुई भी है, ये तुम्हें सब कुछ देगा। इतना बोलकर परी वहाँ से चली जाती है। उसके बाद तीनों बहनें वो गाउन लेकर अपने घर चली जाती हैं। फिर फंक्शन वाला दिन आ जाता है और तीनों बहनें अपने सुंदर सुंदर गाउन पहनकर एनुअल फंक्शन में पहुंच जाती हैं। क्योंकि वो गाउन जादुई थे, इसलिए उसे पहनते ही तीनों बहनों की खूबसूरती भी बढ़ गई थी। फंक्शन में जाने के बाद सारे स्टूडेंट की नजर सिर्फ तीनों बहनों पर ही टिक गई थी। यहाँ तक कि कॉलेज के सबसे स्मार्ट लड़के आकाश की भी नजर तीनों बहनों पर ही थी। अंजलि तीनों बहनों को देखकर बहुत जल जाती है। अरे इनके पास इतने खूबसूरत गाउन कहाँ से आ गए? अभी इनके गाउन खराब करती हूँ। उसके बाद अंजलि वीरा के कपड़े पर कोल्ड ड्रिंक गिरा देती है। वहीं खड़ा आकाश ये सब कुछ देख रहा था। वो वीरा के पास आकर कहता है, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपका गाउन साफ करने में आपकी मदद कर सकता हूँ। हाँ जी, क्यों नहीं। ये देखकर अंजलि और ज्यादा जल जाती है। उसकी चाल एकदम उल्टी पड़ जाती है। जादुई गाउन पाने के बाद तीनों बहनों की तो जिंदगी ही पलट जाती है और पूरा कॉलेज उनसे बात करने के लिए उनके आगे पीछे घूमता रहता था। यहाँ तक कि आकाश भी। इधर जादुई गाउन से
वो तीनों और बहुत सारे कपड़े मांग लेती है और साथ ही जादुई गाउन से वो तीनों गरीब से बहुत ही अमीर हो जाती है और हंसी खुशी से अपनी जिंदगी जीने लगती है। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है जादुई लहंगे और शैतान गुलाब की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। एक गांव में राधिका नाम की एक लड़की रहती थी। राधिका बहुत ही शांत स्वभाव की और एक सीधी लड़की थी। राधिका गांव के ही एक सरकारी स्कूल में पढ़ाई करती थी और राधिका के माता पिता साधारण किसान थे। पूरे साल वो लोग खेतों में काम करते थे। राधिका भी उनके घर के कामों में हाथ बटाया करती थी। ऐसे ही सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक से सूखा पड़ने की वजह से राधिका के पिता को बहुत ही नुकसान होता है। उस वजह से उनकी आर्थिक हालत भी खराब हो गई। उसके पापा के पास घर चलाने के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। वो घर चलाने के लिए उधार लेने लगे। ऐसे ही बड़ी मुश्किलों से उनका गुजारा हो रहा था। कुछ दिनों बाद राधिका अपनी माँ के पास आई और अपनी माँ से बोली, माँ, मेरी सभी सहेलियाँ पिकनिक पर जा रही हैं। क्या मैं भी उनके साथ पिकनिक पर जा सकती हूँ? वाह बेटा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन तुम उनके साथ कैसे जाओगी बेटा? वहाँ जाने के लिए पैसे देने पड़ेंगे और अभी तेरे पापा की हालत बहुत खराब है बेटा। लेकिन माँ, मुझे उनके साथ जाने का बहुत मन है। मैंने उन लोगों को वादा किया है। आप पापा से कहिए ना। राधिका, ऐसे जिद करके कोई फायदा नहीं है। मैंने कहा ना, अभी तेरे पापा के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो तुझे घूमने के लिए दे पाए। आप लोग कभी भी मुझे कुछ नहीं देते। उस दिन आपने कहा था कि इस महीने आप मुझे नए कपड़े खरीद कर देंगी, लेकिन आप मुझे बाजार ही नहीं लेकर गयी। बेटी, अभी तू बड़ी हो गई है, अभी तुझे सब कुछ समझना पड़ेगा। एक बार हमारे सर से ये मुसीबत हट जाए, फिर तू जो चाहेगी मैं वही तुझे दूंगी। इतना कहकर राधिका की माँ वहाँ से चली गयी। अपनी माँ की ये बातें सुनकर राधिका को अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आने लगा। फिर राधिका मन ही मन सोचने लगी, अगर मैं अपने दोस्तों को मना करूँगी तो वो लोग पक्का मेरा मजाक उड़ाएंगे। मैं तो अभी उनके सामने जा ही नहीं सकती। ये सब सोचकर राधिका अपने घर से बाहर निकलकर गांव में ही घूमने लगती है कि अचानक उसने देखा कि उसकी कुछ सहेलियां उसके सामने से ही आ रही थीं। ये देखकर वो उनसे छुपने के लिए उल्टे रास्ते पर जाने लगी। ये सब सोचते हुए ही वो चल रही थी, इसलिए उसे समझ ही नहीं आया कि वो चलते चलते जंगल के बीचों बीच आ गई है। अरे, मैंने ध्यान ही नहीं दिया मैं यहाँ कब और कैसे पहुँच गई। लेकिन ये जगह तो बहुत ही सुंदर है। मैं थोड़ा आगे जाकर देखती हूँ, शायद आगे और भी सुंदर सुंदर जगह हो। ये सोचकर राधिका जंगल में बने एक छोटे से रास्ते से आगे बढ़ने लगी। आगे बढ़ते हुए उसे अचानक से एक रोशनी दिखाई दी। लगता है सामने कोई तो है, लेकिन अगर मैं उसके सामने चली गई तो मुझे खतरा भी हो सकता है। ये सोचकर राधिका पेड़ के पीछे से उस रोशनी को देखने की कोशिश करने लगी। तब उसने देखा कि एक सुंदर सी लड़की हाथ में एक मशाल लिए फूलों के पेड़ से फूल तोड़ रही है। अरे, ये कौन है? मैंने तो सुना था कि इस जंगल में कभी भी कोई नहीं आता है, लेकिन इनको देखकर लगता है कि ये कहीं की रानी है। मुझे यहाँ छिपकर देखना चाहिए। फिर राधिका बहुत देर तक उस पेड़ के पीछे छुपी रही। बहुत देर छिपे रहने के बाद जब उस लड़की का फूल तोड़ना हो गया तो वो लड़की जंगल के दूसरी तरफ जाने लगी। ये देखकर राधिका के मन में और भी उत्सुकता हो गई और वो छुप छुप कर उस लड़की का पीछा करने लगी। पीछा करते हुए वो कुछ दूर तक गई। फिर उसने देखा कि वो लड़की अचानक से गायब हो गई।
अरे ये कैसे हो सकता है? अभी तो वो लड़की यहीं पर थी। शायद वो लड़की आसपास ही होगी। मैं चारों तरफ ढूंढकर देख कर आती हूँ। ये सोचकर राधिका दबे पांव आसपास घूमने लगी और उस लड़की को ढूंढने लगी। तब उसने कुछ ऐसा देखा कि उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उसने देखा कि उसके सामने एक बड़ा सा महल है और वो महल सोने और चांदी का बना हुआ है। ये मैं क्या देख रही हूँ? इतना सुंदर महल इस जंगल के अंदर, वो भी सोने और चांदी का। मैंने तो गांव वालों को इसके बारे में कहते हुए नहीं सुना। शायद अब मुझे यहाँ से वापस चले जाना चाहिए। ये सोचकर राधिका वहाँ से वापस जाने ही वाली थी, लेकिन उसका मन नहीं माना। उसको लगा कि उसे एक बार उस महल के अंदर जाना चाहिए। ये सोचकर वो उस महल के अंदर चली गई। उस महल में कोई भी नहीं था, लेकिन वो महल बहुत ही सुंदर था। ऐसे ही वो महल में घूमने लगी। कुछ देर बाद घूमते घूमते वो एक ऐसे कमरे में पहुंची जो कमरा सिर्फ लहंगों से भरा हुआ था और वो लहंगे बहुत ही सुंदर थे। वो लहंगे देखकर राधिका को बहुत पसंद आया। फिर उसने कहा, काश मेरे पास भी ऐसे लहंगे होते तो मैं इनको पहनकर कितनी सुंदर लगती और मेरी सहेलियां भी मेरे कपड़ों का मजाक नहीं उड़ा पाती। ये सोचकर वो उन लहंगों को देख रही थी कि तभी अचानक से उसके पीछे से उसे एक आवाज आती है। क्या हुआ? तुम्हें ये लहंगे पसंद आए हैं? अगर तुम चाहो तो तुम इन्हें अपने पास रख सकती हो। ये आवाज सुनकर राधिका बहुत चौंक गई। उसको लगा कि वो अब पकड़ी गई है। ये सोचकर वो जैसे ही डरी डरी पीछे मुड़ी तो उसने देखा कि उसके पीछे वही लड़की खड़ी है जो कुछ देर पहले जंगल में फूल तोड़ रही थी। उनको देखकर राधिका और भी ज्यादा डर गई और वो डरी हुई आवाज में उस लड़की से बोली, मुझे माफ कर दीजिए, मैं यहाँ चोरी करने नहीं आई हूँ। मैंने ऐसा महल कभी भी नहीं देखा, इसीलिए मैं बस यहाँ घूमने आई थी। तुम्हें मुझे कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, मुझे सब कुछ पता है। तुम कौन हो और यहाँ क्या करने आई हो? मैंने तुम्हें यहाँ आने दिया, इसलिए ही तुम यहाँ पर आ पाई हो। मतलब मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। आप कौन हैं और ये महल यहाँ पर कब से है? मैं जादुई लोक की राजकुमारी हूँ। ये महल यहाँ पर बहुत सालों से है, लेकिन मैं जब चाहती हूँ कि कोई ये महल देख पाए तभी वो देख सकते हैं। यहाँ पर मेरा कोई भी दोस्त नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना हम दोस्त बन जाएं। उस जादूगरनी की ये बात सुनकर राधिका को पहले विश्वास ही नहीं हो रहा था, लेकिन उनके ऊपर विश्वास करने के अलावा राधिका के पास और कोई भी रास्ता नहीं था। इस वजह से राधिका उस जादूगरनी के साथ दोस्ती कर लेती है। कुछ देर में ही उन दोनों में बहुत ही अच्छी दोस्ती हो जाती है। उसके बाद राधिका रोज रोज वहाँ पर आने लगी। एक दिन उस जादूगरनी ने राधिका से कहा, राधिका ये देखो, मैं तुम्हारे लिए जादुई लहंगा लेकर आई हूँ। मुझे पता है तुम्हें लहंगा पहनने का बहुत शौक है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए ये लहंगा लेकर आई हूँ। और ये सिर्फ लहंगा नहीं है, इससे तुम जो भी मांगोगी तुम्हें वो सब मिल जाएगा। जादूगरनी की ये बात सुनकर राधिका बहुत ही खुश हो गई और वो जादुई लहंगा लेकर अपने घर वापस चली गई। उसके घर वालों को भी उस जादूगरनी के बारे में पता था, इसलिए जब से राधिका वो लहंगा लेकर घर आई थी, उसके घर वालों को भी जो चीज चाहिए होती थी वो उस लहंगे से मांग लेते थे। ऐसे ही कुछ दिनों में ही राधिका बहुत ही अमीर हो गई और राधिका के घर वालों के अमीर होने की वजह से लोगों को ये बात खटकने लगी। ये सब देखकर राधिका की सहेली ने जब राधिका से इन सब के बारे में पूछा तो उसने खुले दिल से उस जादूगरनी के बारे में अपनी सहेलियों को सब कुछ सच सच बता दिया।
राधिका, मुझे भी उस जादूगरनी से मिलने जाना है, मुझे भी वहाँ पर ले चलो ना। मुझे भी वो सोने चांदी का महल देखना है। ये कहकर राधिका की वो सहेली राधिका से बहुत जिद करने लगी और राधिका भी कुछ कर नहीं पाई और वो उसको अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो गई। तब उसकी वो सहेली मन ही मन सोचने लगी, अब मुझे कुछ भी करके उस जादूगरनी को अपने वश में करके उसका सब कुछ मुझे अपना करना पड़ेगा। ये सोचकर राधिका की वो सहेली उसके जान पहचान की एक चुड़ैल के पास गई और उसके पास से उस जादूगरनी को अपने वश में करने के लिए एक काला जादू किया हुआ गुलाब लेकर अपने पास रख लिया। अगले दिन राधिका अपनी सहेली को लेकर उस जादूगरनी के महल में चली गई। राधिका की सहेली को देखकर जादूगरनी भी बहुत खुश हो गई। तब राधिका की सहेली उस जादूगरनी से कहती है, मैं आपसे पहली बार मिलने आई हूँ, इसलिए मैं अपने बगीचे से आपके लिए एक सुंदर गुलाब का फूल लेकर आई हूँ। ये कहते हुए राधिका की सहेली ने वो शैतान जादू वाला गुलाब निकाला और उसने वो शैतान गुलाब जैसे ही जादूगरनी के हाथ में दिया तो वो धीरे धीरे बेहोश होने लगी। ये देखकर राधिका चौंक गई और राधिका की सहेली जोर जोर से हंसने लगी। राधिका की सहेली तभी राधिका को पकड़ने ही वाली थी, लेकिन उस दिन राधिका ने वो जादुई लहंगा पहना हुआ था। अचानक से उस लहंगे से तेज रोशनी निकलने लगी और उस रोशनी से जादूगरनी के हाथ का गुलाब जमीन पर गिर गया। फिर उस जादूगरनी को होश आ गया। फिर उस जादूगरनी ने राधिका की सहेली को पकड़ लिया और उम्र भर के लिए उसको कैद खाने में डाल दिया। लेकिन उस घटना के बाद उनकी दोस्ती और भी ज्यादा गहरी हो गई और उधर राधिका अपने माता पिता के साथ भी हंसी खुशी से रहने लगी।